दिल्ली में एक शर्टलेस धरना हुआ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा और उसके बाद जो है कार्रवाई चल रही है। और उधर दिल्ली पुलिस गई है शिमला कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करने, लेकिन वहां पर शिमला पुलिस भिड़ गई है। बड़ी कम मौके होते हैं जब दो राज्यों की पुलिस इस तरह से भिड़े। और क्या कानून कहता है, क्या संविधान कहता है, हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ आर.के. सिंह साहब जो वरिष्ठ वकील हैं वो भी हैं, हम उनसे जानते हैं ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए। हमने हालांकि बहुत सारे केस देखे हैं ऐसे। देखिए, दो राज्यों के पुलिस के बीच में जो टकरावट होती है जुरिसडिक्शन को लेकर के, कोई नई बात नहीं है। एक फंक्शनल डेमोक्रेसी में ये चीज़ें होते रहती हैं। अब रह गई बात कि हमारे यहाँ जो रूल है, जो BNS एक्ट के प्रावधान है, बिल्कुल स्पष्ट है। वो कहीं भी राज्य सरकारों के बीच में पुलिस के जुरिसडिक्शन को लेकर टकराव नहीं पैदा करते, जैसे बाकी मुल्कों में है। अमेरिका की बात आप करें तो वहाँ टकराव पैदा हो जाता है। वहाँ एक राज्य की पुलिस को अगर दूसरे राज्य में जाना होता है तो वारंट लेना पड़ता है, एक्सट्रेडिशन करानी पड़ती है। बहुत बार तो फेडरल एजेंसीज को इम्प्लीकेट करना पड़ता है, जैसे FBI को। लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल एब्सोल्यूट जो स्कीम है बिल्कुल क्लियर है। जो 7th शेड्यूल है उसमें एंट्री 2 वो कहता है कि पुलिस जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आती है और उसकी फंक्शनिंग, फर्ज कीजिए कि एक राज्य में कोई जुर्म होता है, अब उसका तार जो है दूसरे राज्य तक जुड़ा हुआ है और पुलिस को अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वहाँ जाना है, तो उसके प्रावधान बिल्कुल क्लियर है। इसमें कहीं भी ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन नहीं है। एक अरेस्ट वारंट है, वो अरेस्ट वारंट को आप ले करके जाते हैं, वहाँ पे आप लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, फिर उस वारंट की तामील होती है। उसके बाद जब आप उसको एप्रीहेंड करते हैं लोकल पुलिस की मदद से, तो आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हैं और ट्रांजिट रिमांड मिलता है और फिर आप उसको लेके यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसमें कहीं ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है और कहीं भी दो राज्यों के पुलिस का टकराव का मसला कभी बनता ही नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ ड्यूटीज जो है, हम पावर्स नहीं बोलेंगे, ड्यूटीज जो है वो एब्सोल्युटली क्लियर है और क्रिस्टल क्लियर है जी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पहले CRPC और BNS जो आ गया है 2024 से, उसमें जुडिशन को लेकर, क्षेत्राधिकार को लेकर बहुत बढ़िया डिफाइन किया हुआ है। वो किस तरीके से है? देखिए, वो उसमें जो प्राइमरी सेक्शंस हैं, अगर सेक्शंस की बात हम करें तो 45 है, दूसरा आपका 80 है, 81 है, 185 है। जो 45 और 185 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 185 को समझ लेते हैं। 185 में ये मैंडेटरी है कि अगर आप अरेस्ट वारंट लेकर के जा रहे हैं तो दूसरे राज्य के पुलिस फोर्स को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप इत्तला ज़रूर करेंगे, उनकी मदद भी लेंगे। और इत्तला करने का मतलब है कि आप उनकी मदद लेंगे। ऐसा नहीं कि आप जुरिसडिक्शन को ओवर रीच करके आप चले जाएंगे और जाके उसको अरेस्ट कर लेंगे। तो आप देख लीजिए किस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर में कितनी हार्मनी बनाई गई है कि अदरवाइज ऐसा होगा तो आप जुरिसडिक्शन क्रॉस करके जाएंगे, किसी को भी उठा के लेकर चले आएंगे। लेकिन वहीं तक नहीं है। न्यायालय कहती है, जो हमारा रूल है वो कहता है कि पुलिस को हम अनलिमिटेड पावर नहीं दे रहे हैं कि आप किसी को जाके बता दीजिए दूसरे राज्य के पुलिस को, फिर उठा लीजिए। लेकिन जिसको आप अरेस्ट कर रहे हैं उसको न्यायालय के भी संज्ञान में लाना पड़ेगा, वहाँ की जो लोकल कोर्ट है। लोकल कोर्ट को इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है 45, 80, 81 की, वो सही तरीके से फॉलो हुई है कि नहीं है। अगर नहीं हुई है तो वो इलीगल है। अभी एक रिसेंट एग्जांपल आपको बता रहे, एक हमारे बिहार में एक नाइक है, IPS IG रैंक का, उसके अगेंस्ट में एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के डिप्टी स्पीकर को उसने इंटरोगेट किया था, जो अभी डिप्टी स्पीकर है, और उस समय वो पॉलिटिशियन थे एंड ही वाज पोस्टेड देयर एज ए CID। बाद में पेरेंट कैडर बिहार में ही वो आ गया। 2 दिन पहले आंध्र प्रदेश की पुलिस पहुंच गई वहां पे अरेस्ट करने के लिए, और वहां लोकल पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया, उसके घर पे घुस गई और वारंट ना उसके पास वारंट था ना कुछ था। हंगामा हुआ, ट्रांजिट रिमांड के लिए वो वहां पहुंचे, जज ने बेल दे दिया, बोला कि आपने ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। तो ये हार्मनी है। तो ये पूरी सिस्टम हमारे यहाँ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको बहुत रोबस्ट, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट बनाता है, जो अमेरिका में नहीं है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अमेरिकन क्रिमिनल सिस्टम अपने आप में एक पीड़ा है। वो इतनी सहजता से चीज़ों को नहीं करता। सिविल लिबर्टी के नाम पे इतने गोल गोल चीज़ें घुमाई जाती है वहाँ पे कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अब ऐसे जब पुलिस के बीच में टकराव हो रहा है तो मैं देख रहा था कि मुझे कोई ऐसा प्रावधान तो मिला नहीं। 1-2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले जरूर मिले जिसमें संघीय
सौहार्द की बात की गई है। हाँ। और ऐसे फैसले उच्च स्तर पर अफसरों से के लेवल पे या फिर जो स्टेट के लेवल पे या फिर मंत्रालय के सेंट्रल होम मिनिस्टर के लेवल पे ही सोल्व हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन है, ये एक बहुत अमूलचूल एक ऐसी व्यवस्था है जो फेडरल हार्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बात कानून की किताबों में नहीं लिखी जाएगी। जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो एक राज्य की पुलिस डिपार्टमेंट दूसरे राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट के साथ रियल टाइम कनेक्ट में होता है और वो आदान प्रदान, जो इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। और ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ही आपके फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। और यही हार्मनी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी है, वही ये क्रिएट करता है। तो साफ तौर पर कई बार अलग अलग इलाके की पुलिस आपस में लड़ती है, उसी तरह यहाँ भी चल रहा है। मामला हो सकता है बड़ी कोर्ट में भी पहुँचे, लेकिन जो सिस्टम, जो संविधान और जो कानून सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है, वो जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि रोबस्ट सिस्टम है और बेहतरीन देश का ये पुलिसिंग सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।